हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र आपको क्लियर कर देती हूँ कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र ऐसी राजनीति है जिसमें जनता का शासन माना जाता है, यानी कि हमारा जो राजा होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। और विविधता, देखिए विविधता मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कई तरीके से हो सकती है, जाति के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भी हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी सामाजिक विविधताएं भी लोकतंत्र में हमें मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक की कहानी दे रखी है। इस कहानी में जो बता रखा है, इस कहानी में बताया हुआ है, ये जो मैक्सिको की जो कहानी है, इसमें 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें 200 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिकी जो एफ्रो अमेरिकी धावक थे, दो खिलाड़ी थे, जिनका नाम था टॉमी स्मिथ। इसने स्वर्ण पदक जीता था और दूसरा था जॉन कार्लोस। ये इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। और ये दोनों ही कौन थे? एफ्रो अमेरिकी। अब ये एफ्रो अमेरिकन कौन होते हैं? ये एफ्रो अमेरिकन वो होते हैं जो अफ्रीका से अमेरिका में आए थे, ठीक है। और इसके अलावा उस समय जो अमेरिका था, वहाँ पर जो था रंग भेद काफ़ी था, यानी कि श्वेत और अश्वेत लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और इसी गेम में एक खिलाड़ी और था जिसका नाम था पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन ये एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। इसने जो है रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, यानी कि जो एफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी थे, इन्होंने जब ये जीत गए, तब ये जब अपना पदक लेने के लिए गए, तो इन खिलाड़ियों ने क्या करा था? जूते नहीं पहने थे और केवल मोजे ही पहने हुए थे जब ये पुरस्कार लेने गए। और ऐसा करके इन्होंने ये दिखाना चाहते थे ये लोग कि अमेरिका में क्या है, अश्वेत लोग जो हैं वो गरीबी की दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। अब टॉमी स्मिथ ने क्या कर रखा था? टॉमी स्मिथ ने एक काला मफलर पहन रखा था, उसको गले में डाला हुआ था, जो कि अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। जॉन और इसके अलावा जॉन कॉर्लिस ने क्या करता? एक मनकों की माला, यानी कि मोतियों की एक माला पहन रखी थी, जो कि इस बात को शो करती थी कि जो लोग मारे गए थे ना, अश्वेत लोगों की स्मृति में थी। तो दोनों खिलाड़ियों का उद्देश्य क्या था? इन प्रतीकों के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट करना था कि अमेरिका में जो है श्वेत और अश्वेत लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। और इनका समर्थन जो दिया वो पीटर नॉर्मन, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, जबकि ये श्वेत था, यानी कि अश्वेत नहीं था ये। तो इसने जो है ह्यूमन राइट्स के आधार पर इसने जो है इन लोगों का साथ दिया। और इसने भी एक जो है अपने टी शर्ट पर एक बैच लगा रखा था, उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा था। तो ये क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स होते हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक बयान दे गेम्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके लिए इनको जो है पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट देखिए क्या दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने क्या करा? टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस का जो ये जो आचरण था, जो इन्होंने अपना राजनीतिक बयान दिया था, इंडिकेशन दिया था, तो इनके इस आचरण को लेकर ओलंपिक की जो भावना थी, यानी कि ओलंपिक के विरुद्ध था ये, तो उनसे क्या करा गया? सज़ा के तौर पर उनसे उनके पदक वापस ले लिए गए। और जो पीटर नॉर्मन को भी जो है जो कि खुद एक ऑस्ट्रेलियाई था, लेकिन उसने भी उनका साथ दिया था, तो उसको जो है अगली बार जो है ओलंपिक्स में टीम में स्थान नहीं दिया गया। इस घटना ने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित तो किया ही, लेकिन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों ने सैन होज़ यूनिवर्सिटी, जो ये जो दोनों खिलाड़ी थे ना अमेरिका के एफ्रो अमेरिकन, इन दोनों ने जो है सैन होज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। तो यूनिवर्सिटी ने इन दोनों का सम्मान किया था इस बात के लिए कि इन्होंने पूरे विश्व का ध्यान जो है इस तरफ अट्रैक्ट किया कि यहाँ पर श्वेत और अश्वेत लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों की क्या करी गई? मूर्ति लगाई गई। और फिर क्या हुआ? लास्ट में सन 2006 में ऑस्ट्रेलियाई धावक जो पीटर नॉर्मन था, जिसने इनका साथ दिया था, और जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी था, उसकी मृत्यु 2006 में हो गई। तभी इन दोनों ने
इन दोनों अश्वेत खिलाड़ियों ने उसकी अर्थी को क्या दिया था, कंधा दिया था। अब आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक एक्स्ट्रा शॉट दे रखा है नीचे। तो यहाँ पे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो था वो 1954 से लेकर 1968 तक चला था, जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, यानी कि इसमें कोई मारकाट या कोई इस तरह से हिंसात्मक कुछ नहीं हुआ था। तो ये एक अहिंसक आंदोलन था और इस आंदोलन ने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई थी, जो कि लास्ट में क्या हुई, सफल हुई। तो इसके बाद आता है अफ्रो अमेरिकी। जो ये अफ्रो अमेरिकी शब्द है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो अफ्रो अमेरिकी शब्द यूज़ किया गया है ये अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए किया गया है, जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। यानी कि सन 17वीं शताब्दी से लेकर जो 19वीं शताब्दी के बीच में इनको अफ्रीका से अमेरिका में काम करने के लिए लाया गया था। तो ये उन्हीं के वंशज हैं जिनको अफ्रो अमेरिकन बोला गया। तो अश्वेत शक्ति नामक आंदोलन का जो उभार हुआ वो सन 1966 में हुआ और यह आंदोलन 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद के संबंध में इस आंदोलन का व्यवहार बहुत उग्र था। इसका यह मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से ये जो हमने कहानी आपको बताई मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, और तो इसके द्वारा ये पता चलता है कि उस समय में अमेरिका में जो था रंग भेद किया जाता था और उसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे फ्रस्ट्रेट थे, यानी कि परेशान थे। तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। इसके बाद बात करते हैं हम समानताएं, असमानताएं और विभाजन। देखिए, भेदभाव केवल जो था वो केवल नस्ल और रंग के आधार पर ही नहीं होता था। इसके मतलब जो भेदभाव है उसके और भी बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। जैसे देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका में जो विभाजन, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था इसका, कि श्रीलंका और बेल्जियम में जो विभाजन था वो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर था। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, यानी कि वहाँ पर भाषा के आधार पर भेदभाव था। श्रीलंका में गृह विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर था। वस्तुतः हर समाज में जो है सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में हो सकती है, यानी कि कहीं पर तो जाति के हिसाब से हो सकती है, कहीं पर रंग के हिसाब से हो सकती है, और कहीं पर भाषा के हिसाब से हो सकती है, या कहीं पर क्षेत्र के हिसाब से हो सकती है। इस तरह से अब देखिए सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी कि ये जो सामाजिक भेदभाव होता है इसका जन्म कहाँ से होता है। किसी भी समाज में सामाजिक विभाजन अधिकतर क्या होता है, जन्म पर आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने जन्म दिया ब्राह्मण के घर तो वो ब्राह्मण ही कहलाया जाएगा, या किसी ने शूद्र के घर जन्म दिया तो वो शूद्र माना जाएगा। तो ये तो हो गया जन्म के आधार से मतलब भेदभाव। तो उसी समुदाय का वो सदस्य मान, जिस समुदाय में कोई बालक जन्म लेगा वो उसी समुदाय का माना जाएगा। अब जो समुदाय का जो चुनाव है वो हम अपने आप नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अपने आधार, हमारा उस पर कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कौन किस जाति में जन्म लेगा वो उसी का माना जाएगा। तो ये तो जो है समुदाय का जो चुनाव है वो व्यक्ति के अपने नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार से चुनाव करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के धर्म से अलग अपना धर्म भी वो चुन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप हिंदू धर्म को मानते हों तो वो भी हिंदू धर्म को ही माने। वो हो सकता है कि वो ईसाई धर्म को अपना ले, ऐसा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है शिक्षा है, एजुकेशन के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकता है। मर्जी है किसी की, कोई साइंस स्ट्रीम ले, आर्ट्स स्ट्रीम ले या कॉमर्स ले, मतलब अपने पसंद से पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है। पेशा रोजगार वो अपने हिसाब से कर सकता है। किसी को बर्तन का काम पसंद है, किसी को सुनार का काम करना पसंद है, किसी को दर्जी का काम करना पसंद है, किसी को बढ़ई का काम करना पसंद है, किसी को नौकरी करना पसंद है। ऐसे ही खेल भी अपनी पसंद से और संस्कृति आदि के आधार पर भी क्या होता है, सामाजिक समूह निर्मित होते हैं, वे जन्म पर आधारित नहीं होते। तो इस प्रकार से सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति एक तो हो गया जन्म के आधार पर और दूसरा हो गया हमारी अपनी पसंद के आधार पर। फिर सामाजिक विभिन्नता जो है सदैव जो है सामाजिक विभाजन का कारण भी नहीं बनती हैं। यानी कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से ही समाज में क्या हो, विभाजन हो। कई बार यह अलग अलग लोगों को
जोड़ने का भी कार्य करती हैं, जैसे कि विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों को अपने समूह से बाहर भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अमेरिकी श्वेत खिलाड़ी यानी कि टॉमी स्मिथ और जॉन अश्वेत, ये खिलाड़ी जो थे जॉन कार्लेस, तथा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कौन था, ये श्वेत था, ये पीटर नॉर्म्स। ठीक है, ये समान रूप से क्या था, इनका नस्ल भेद था, यानी कि जो एफ्रो अमेरिकन थे वो कैसे थे, अश्वेत थे, और जबकि ये जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था ये कैसा था, श्वेत था। तो ये दोनों जो हैं समान रूप से नस्लीय इनमें भेदभाव के ये लेकिन विरुद्ध थे। फिर है एक धर्म में कई जातियाँ और कई पंथ होते हैं, है ना। कहीं एक ही जाति के लोग होते हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं, एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं। तो कहीं एक ही परिवार के अमीर व गरीब के बीच मनमुटाव भी हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परिवार के लोगों, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उनमें आपस में मनमुटाव है। इस प्रकार लोग एक से अधिक सामाजिक समूह का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक से अधिक सामाजिक समूह बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, यानी कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं, और फिर क्या होता है कि इनमें सामंजस्य है, जो विभिन्नताएं होती हैं इनमें सामंजस्य भी बिठाना होता है, और इनमें क्या होता है टकराव भी हो जाता है। जैसे कि समाज में सामाजिक विभाजन का उद्भव जब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर, यानी कि सामाजिक अंतर अनेक विभिन्नताओं में अधिक हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत का अंतर जो था वो क्या था, एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः रूप से क्या थे, गरीब थे। ये मूलभूत से क्या थे, सुविधाएं जुटाने में भी अक्षम थे, यानी कि ये लोग गरीब, अश्वेत जो लोग थे अमेरिका में ये गरीब थे और इनके पास सुविधाएं भी नहीं थी। भारत में भी दलित लोग हैं जो सामान्यतः ज़्यादातर गरीब वर्ग के ही होते हैं, और ज़्यादातर गरीब वर्ग के ही होते हैं या भूमिहीन हैं, तो उन्हें प्राय जो है भेदभाव और अन्याय को सहन करना ही पड़ता है। और इसके साथ ही कहेंगे जैसे यदि एक सी सामाजिक समानताएं हैं कई समूहों में हो तो सभी समूहों में एक समानता आ जाती है, यानी कि यदि एक सी सामाजिक समानताएं अगर कई समूहों में हो तो सभी समूह में एक समानता आ जाती है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग व धर्म के बीच गहरी समानता है। जो उत्तरी आयरलैंड है वहाँ पर वर्ग और धर्म दोनों के बीच क्या है, गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय भेदभाव का शिकार है तथा गरीब है। वहीं नीदरलैंड में क्या है, वर्ग व धर्म के में क्या है, अधिक समानता नहीं है। वहाँ कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों ही वर्गों में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच निरंतर हिंसक कार्रवाई होती रहती है, वहीं नीदरलैंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। जब सामाजिक, अब बात करते हैं हम भारत की। भारत बहुत बड़ा देश है हमारा, इसमें बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग समुदाय के। अब बेल्जियम जो है कैसा है, वह बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर भी जो है विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। अब देखिए जर्मनी व स्वीडन जैसे समरूप समाज, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि समरूप समाज क्या होता है। देखिए समरूप समाज वो होता है जहाँ पर जाति के आधार पर, जाति विभिन्नता के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या समुदाय के आधार पर ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं समरूप समाज। तो जर्मनी व स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहाँ सामान्यतः अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, वहाँ विश्व के दूसरे भागों से पहुँचने वाले लोगों के कारण क्या हुआ, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि अपने साथ अपनी अपनी संस्कृति लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जो है अलग अलग संस्कृतियाँ पहुँच जाती हैं, तो इसमें अपना अलग अलग समुदाय बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में विश्व में अधिकांश देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। इसी स्थिति में मतलब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो ऐसी स्थिति है उसके कारण जो है बहुत सारे जो देश हैं विश्व के, उनमें बहुत सी संस्कृतियाँ अब आ गई हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें दे रखा है समरूप समाज, वह समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती, इसे क्या कहते हैं, समरूप समाज। देखिए बच्चों, ये जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, तो बेटा इनको भी ज़रूर क्लियरली ढंग से याद कर लेना, देख लेना अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में। थैंक यू। ये आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट हम आपको
बाद में भेजेंगे।